नमस्ते दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू अबाउट डीएनए रेप्लिकेशन। तो दोस्तों, सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये डीएनए रेप्लिकेशन होता क्या है। ठीक है, जैसे मेरे पास डीएनए का ये सिंगल मॉलिक्यूल है, इससे सिंगल मॉलिक्यूल से डीएनए के दो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करना है। जिस क्रिया से करता हूँ उसे कहते हैं बेटा डीएनए रेप्लिकेशन। हिंदी में बोले तो डीएनए प्रतिकृतिकरण। ठीक है, अब ये जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है, डीएनए रेप्लिकेट होता है, ये यूकैरियोटिक सेल में भी होता है और प्रोकैरियोटिक सेल में भी होता है। बेटा यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो कोशिका विभाजन की एस प्रावस्था में होता है। अब ये एस प्रावस्था जैसे किसी भी सेल को विभाजन करना है, ठीक है, तो इसके लिए दो फेज होती है। सबसे पहले एक तो होती है इंटरफेज, एक होती है बेटा एम फेज। इंटरफेज में जो कोशिका विभाजन के लिए तैयार होती है और एक्चुअल कोशिका विभाजन होता है वो होता है एम फेज में। इंटरफेज को भी अलग अलग फेज में डिवाइड कर देते हैं, जिसमें G1 होता है, S होता है और G2 होता है। बेटा यही S प्रावस्था होती है जिसमें एक डीएनए से डीएनए के दो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो यूकैरियोटिक सेल के लिए पूछे कि डीएनए रेप्लिकेशन कौन सी फेज में होता है तो क्या बोलेंगे? एस फेज में। और प्रोकैरियोटिक सेल की जब बात करेंगे तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो डीएनए रेप्लिकेशन देखने को मिलता है वो विदलन से ठीक पहले, यानी कि मेरे पास ये सेल है और इसी सेल से दो सेल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे ये सेल है और इस सेल को दो कोशिकाओं में विभाजित होने से पहले यहाँ पे डीएनए के एक मॉलिक्यूल से डीएनए के दो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है। यानी कि जब यूकैरियोटिक सेल के लिए पूछा जाए कि डीएनए रेप्लिकेशन कौन सी फेज में होता है तो क्या बोलोगे? एस फेज में। और प्रोकैरियोटिक सेल के लिए पूछा जाए तो क्या बोलोगे? विदलन से ठीक पहले। अब ये मेथड कौन सी होती है उसे कहते हैं बेटा सेमी कंजर्वेटिव, अर्ध संरक्षी। ठीक है, इसका मतलब क्या है? जैसे बेटा ये डीएनए के दो स्ट्रैंड है। अब यहाँ पे डीएनए के दो मॉलिक्यूल बनाने हैं जिसमें डीएनए के दो स्ट्रैंड होंगे। उनमें से जो एक स्ट्रैंड होता है वो तो कैसा होता है? पुराना वाला, और एक होता है नया। ठीक है, यानी कि जो पुराना वाला होता है तो पुराने लक्षण ही इसी में आएंगे। यानी कि डीएनए के पुराने 50% आधे लक्षणों को संरक्षित करके रखना। ठीक है, यानी कि आधे लक्षणों को संरक्षित करके रखना। इस मेथड को क्या कहेंगे बेटा? अर्ध संरक्षी। इसी प्रकार से यहाँ पे डीएनए के दो मॉलिक्यूल बन चुके हैं। अब आगे देखेंगे तो कितने बनेंगे? यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा, जिसमें से दो तो पुराने वाले होते हैं, दो नए वाले होते हैं। इसी मेथड को अपन को डिटेल से समझना है। बेटा डीएनए में जो रेप्लिकेशन होता है वो अर्ध संरक्षित सेमी कंजर्वेटिव मेथड से होता है। इसका आइडिया तो वॉटसन एंड क्रिक ने दे दिया था। वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल समझाया था, उसी के बेसिस पे डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव मेथड के द्वारा होता है, इसका आइडिया मिल चुका था। कैसे? कि वॉटसन एंड क्रिक ने बताया था कि जो डीएनए के दो स्ट्रैंड होते हैं वो एक दूसरे के प्रति समानांतर एंड पूरक होते हैं। तो वहां से एक तरीके से देखा जाए तो आइडिया मिल चुका था। अब इस आइडिया को एक्सपेरिमेंटली प्रूफ मेडसन एंड स्टोर साहब ने किया था और इन्होंने अपना कार्य इकोलाई बैक्टीरिया पे किया। इकोलाई बैक्टीरिया पे कार्य करते हुए नाइट्रोजन के दो समस्थानिकों का उपयोग किया था। एक तो था N14, एक था N15। इसी के साथ बेटा इन्होंने सीजियम क्लोराइड डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन का भी यूज किया था। क्यों? क्योंकि बेटा जैसे N14 और N15 दोनों का वेट देखा जाए तो ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। यदि मैं सामान्य अपकेंद्रण पे इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करूँगा तो नहीं कर पाऊँगा। जैसे बेटा मेरे पास 14 और 15 है तो इनमें अंतर कितना है? 1। समझ रहे हो? तो यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब है जिसमें N14 और N15 दोनों डीएनए है। अब मैं सामान्य अपकेंद्रण करूँगा तो दोनों ही स्ट्रैंड मुझे ये टेस्ट ट्यूब है इसके बॉटम में मिलेगा। लेकिन मैं सीजियम क्लोराइड के
घनत्व प्रवणता पे सेंट्रीफ्यूगेशन करवाने की कोशिश करूंगा तो यहाँ पे सीजियम क्लोराइड की एक लेयर बन जाती है, जिसकी वजह से N14 और N15 के जो दोनों बैंड बनेंगे इनको आसानी से डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। अब इसी ही चीज को क्रोमोसोमल लेवल पे टेलर साहब ने वीसिया फाबा प्लांट पर कार्य करते हुए सिद्ध किया। बेटा इन्होंने रेडियो सक्रिय थाइमिडीन का प्रयोग किया था। अब आप लोगों को इतना ही याद रखना है कि क्रोमोसोमल लेवल पे एक्सपेरिमेंट किसने किया, टेलर ने, और कार्य किस पे किया, वीसीए फाबा प्लांट पे। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे डीएनए के अलग अलग स्ट्रैंड है। ठीक है, जैसे ये डीएनए के 2 स्ट्रैंड है। ठीक है बेटा, दोनों ही N14 वाले होते हैं, इनको कहते हैं लाइट और नॉर्मल डीएनए। ठीक है, अब इसमें एक N14 होगा, एक N15 होगा, इसे कहते हैं बेटा हाइब्रिड डीएनए, और दोनों ही N15 वाले होते हैं उसे कहते हैं हेवी डीएनए। बेटा मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था, जो N14 होता है ये तो लाइट आइसोटोप होता है, ठीक है, हल्का होता है, और वहीं जो N15 होता है ये कैसा होता है, हेवी। यदि डीएनए के दोनों ही स्ट्रैंड में N14 होगा तो जो डीएनए बनेगा वो भी कैसा होगा, लाइट, इसलिए इसको नॉर्मल डीएनए कहते हैं। अब जो डीएनए है, इस डीएनए के दोनों स्ट्रैंड में एक तो N14 होता है, एक N15 होता है, इसको कहते हैं बेटा हाइब्रिड डीएनए। ठीक है, और दोनों ही स्ट्रैंड में N15 होता है तो इसको बोल देते हैं बेटा हेवी डीएनए। अब क्वेश्चन ये आता है कि जैसे एक टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में डीएनए के तीनों ही मॉलिक्यूल है और इन तीनों मॉलिक्यूल को मेरे को डिफरेंशिएट करना है, तो कैसे करूं। जैसे N15 हेवी डीएनए होता है, उस पर यह तो लिखा नहीं होता कि आई एम हेवी डीएनए। अब इसको डिफरेंशिएट करने के लिए अपन के पास जो मेथड होती है वो होती है सीजियम क्लोराइड डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन वाली। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जैसे एक टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में डीएनए के तीनों स्ट्रैंड मैंने ले लिए। अब सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या करवाते हैं, रोटेट करवाते हैं। तो इसमें जब रोटेट करवाएंगे तो डीएनए के 3 अलग अलग बैंड प्राप्त होते हैं। अब टेस्ट ट्यूब के ऊपर ही ऊपर कौन सा होगा, लाइट डीएनए, बीच में हाइब्रिड डीएनए, और सबसे नीचे जो बॉटम में होता है वो होता है हेवी डीएनए। इस प्रकार से जो डीएनए है, इन डीएनए के मॉलिक्यूल को डिफरेंशिएट किया जा सकता है। ठीक है बेटा, अब समझने की कोशिश करते हैं कि ये हाइब्रिड डीएनए और हेवी डीएनए इनका फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है। जैसे ये इकोलाई है, ठीक है, इस इकोलाई में जो डीएनए होता है वो होता है बेटा N15 वाला। अब इसको कल्चर मीडिया में ग्रो करवाऊंगा तो कल्चर मीडिया भी कैसा लेता हूँ, N15, और इससे जो नाइट्रोजन बेस बनेंगे वो भी कैसे बनेंगे, N15 वाले, और इनसे जो डीएनए बनेगा वो भी N15 वाला। यानी कि फाइनल में मेरे पास हेवी डीएनए यहाँ पे मिल जाता है। अब इस हेवी डीएनए को N14 वाले कल्चर मीडिया में ग्रो करवाऊंगा, जिससे जो नाइट्रोजन बेस बनेंगे वो कैसे होंगे बेटा, N14 वाले, और यहाँ पे जो डीएनए बनेगा वो भी कैसा होगा, N14 वाला। यानी कि मेरे पास जो एक स्ट्रैंड है वो तो कैसा होगा, N15 वाला। ठीक है, ये स्ट्रैंड हो गया, ये स्ट्रैंड हो गया, ये तो दोनों कैसे हो गए, N15 वाला। अब ये जो डीएनए का सेकेंड स्ट्रैंड है वो कैसा आएगा, N14 वाला। यहाँ पे डीएनए का सेकेंड स्ट्रैंड कैसा आया, N14 वाला, और यहाँ पे N14 वाला। यानी कि जो आगे जो डीएनए बनता है वो कैसा होता है बेटा, हाइब्रिड डीएनए। इसी चीज को कुछ इस प्रकार से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे डीएनए है, कितना मॉलिक्यूल, टोटल डीएनए देखे तो एक डीएनए। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड कैसे होते हैं, N15 वाले। ठीक है, तो यहाँ पे N14 वाला कितना, 0, N14 वाला 0, और N15 वाला 1। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन करवाऊंगा तो इसका जो बैंड होगा वो टेस्ट ट्यूब के बॉटम में प्राप्त होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे समझने की कोशिश करते हैं, ये दोनों ही कैसे होते हैं बेटा, N15 वाला। अब कल्चर मीडिया में चेंज कर देता हूँ, N14 अमोनियम क्लोराइड में जो नाइट्रोजन होता है वो N14 वाला होता है। ठीक है, और इकोलाई में जो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 20 मिनट।
ठीक है बेटा। 20 मिनट के टाइम पीरियड के बाद में डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड है, ये दोनों स्ट्रैंड कैसे होते हैं बेटा, N15 वाला। और कल्चर मीडिया क्या लिया था मैंने, N14 वाला। तो जो नया स्ट्रैंड बनेगा वो कैसा होगा, N14। यानी कि यहाँ पे कैसा डीएनए मिला, हाइब्रिड डीएनए। नेक्स्ट जनरेशन, इसको फर्स्ट जनरेशन बोल दिया। अब सेकंड जनरेशन में क्या होगा, वही टाइम पीरियड कितना होगा, 20 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड हो जाता है टोटल मिला के 40 मिनट। और कल्चर मीडिया कैसा लेंगे अपन, N14 वाला। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे अब डीएनए स्ट्रैंड की बात करेंगे तो एक तो होगा N14। अब ये जो डीएनए के चारों स्ट्रैंड है इनको अलग अलग लिख लो एक बार। यहाँ पे N14 N15 N14 N15। अब करना क्या है आपको, यहाँ पे N14 N15 N14 N15 ये जितने भी डीएनए के हैं ये कौन से हैं, पुराने स्ट्रैंड। अब जो नए स्ट्रैंड बनेंगे वो सभी कैसे बनेंगे बेटा, N14 ये भी, N14 ये भी, N14 ये भी, N14। यानी कि यहाँ पे चेक किया जाए तो N14 वाला स्ट्रैंड कितने हैं, यहाँ से 2 स्ट्रैंड। और N14 N15 वाले कितने हैं, 2 स्ट्रैंड। यानी कि देखा जाए तो जो हाइब्रिड डीएनए हैं वो कितने बनेंगे, 2। और जो लाइट डीएनए बनेंगे वो भी कितने होंगे, 2। यहाँ पे देख लीजिए आप, टोटल डीएनए बने 4, जिनमें से N14 यानी कि जो लाइट डीएनए है वो कितने हैं, 2। और जो हाइब्रिड डीएनए है वो कितने हैं, 2। और यहाँ पे जो हेवी डीएनए है वो 0 मॉलिक्यूल। आगे थर्ड जनरेशन भी ऐसे ही करवाएंगे, ऐसे करवाएंगे तो टोटल डीएनए कितना होगा बेटा, 8। और जिनमें से जो N14 है इसके 6 मॉलिक्यूल प्राप्त होंगे, और N14 N15 के 2 मॉलिक्यूल प्राप्त होंगे, और N15 के 0। कुछ समझ में आया? समझ में आ रहा तो आप कमेंट कर दीजिए। अब समझते हैं कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है, ये जो सेमी कंजर्वेटिव मेथड है, ये किस प्रकार से हो रहा है, इसके लिए कौन कौन से फैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अलग अलग कारकों की हेल्प से यहाँ पे डीएनए प्रतिकृतिकरण होता है, जिसमें सबसे पहले होते हैं अलग अलग एंजाइम की आवश्यकता होती है, जिसमें हेलिकेज एंजाइम। बेटा हेलिकेज एंजाइम क्या करता है, जैसे मेरे पास ये डीएनए का एक सिंगल मॉलिक्यूल है। ठीक है, डीएनए की ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है। और यहाँ पे क्या होते हैं बेटा, नाइट्रोजन बेस, ये नाइट्रोजन बेस। और नाइट्रोजन बेस के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। बेटा इस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने का काम करता है हेलिकेज। यहाँ पे क्या करता है कि ये जो हेलिकेज एंजाइम है इन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देता है, जिससे डीएनए के डबल स्ट्रैंड सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है बेटा, जैसे यहाँ पे ये जो डीएनए है वो डबल स्ट्रैंड से यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो चुका है। नेक्स्ट एंजाइम आता है टोपो आइसोमरेज। बेटा जो टोपो आइसोमरेज क्या करता है कि जैसे मैंने यहाँ से डीएनए को हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ा, ठीक है, इस यहाँ से ओपन करने की कोशिश की तो यहाँ पे डीएनए ओपन हो जाता है। जैसे कुछ इस तरीके से समझना, मेरे पास एक रस्सी है, इस रस्सी को बीच में से पकड़कर मैं खोलने की कोशिश करूँगा तो बीच में से तो यहाँ पे खुल जाती है, लेकिन आगे एक ऐंठन उत्पन्न हो जाती है। मैं बोलूँ तो अति कुंडलन या फिर सुपर कोइलिंग। अब इस सुपर कोइलिंग को कौन रोकता है, टोपो आइसोमरेज। जैसे ये डीएनए है यहाँ पे ओपन हो गया, अब जैसे ही डीएनए को ओपन करते जाएंगे तो यहाँ पे ये डीएनए की एक सुपर कोइलिंग, यानी कि यहाँ पे जो डीएनए होता है वो एक तरीके से पैक फॉर्म में होता है, इसको कहते हैं बेटा एंटन, और इंग्लिश में सुपर कोइलिंग। इस सुपर कोइलिंग को टोपो आइसोमरेज रोकता है। आगे आता है प्राइमेज। जो प्राइमेज क्या करता है, आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मेरे पास ये डीएनए है, ठीक है, यहाँ पे डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अलग हो चुके हैं। अब यहाँ पे एक स्ट्रैंड है, नया स्ट्रैंड बनाना पड़ेगा। नया स्ट्रैंड बनाने के लिए क्या चाहिए, आरएनए प्राइमर। यहाँ पे बेटा जो आरएनए प्राइमर है नए स्ट्रैंड बनाने में हेल्प करता है। ठीक है,
नेक्स्ट आता है बेटा डीएनए पॉलीमरेज। जो डीएनए पॉलीमरेज होता है ये 3 टाइप के डीएनए पॉलीमरेज, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। डीएनए पॉलीमरेज सेकंड होता है, इसका डीएनए रेप्लिकेशन में बहुत कम रोल होता है। मेन तो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट और थर्ड की हेल्प से ही होता है। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट को कॉर्नबर्ग साहब ने खोजा, इसलिए इसे कॉर्नबर्ग एंजाइम भी कहते हैं। ठीक है, सेकंड का प्रतिकृतिकरण में न्यूनतम सक्रिय। ठीक है, और डीएनए रेप्लिकेशन का जो मेन एंजाइम होता है वो होता है बेटा थर्ड। साथ में ही जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है यानी कि नई श्रृंखला का निर्माण हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम में होता है। ठीक है, और जो डीएनए पॉलीमरेज होता है वो छोटी श्रृंखला का निर्माण करता है, और वहीं जो डीएनए पॉलीमरेज होता है वो लंबी श्रृंखला का निर्माण करता है। जैसे आगे मैं समझाऊंगा कि जो डीएनए के स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होता है तो छोटी छोटी स्ट्रैंड की फॉर्म में होता है, और ये जो डीएनए के छोटे छोटे स्ट्रैंड डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट की हेल्प से बनते हैं। अब जैसे अपन ने यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि ये डीएनए रेप्लिकेशन है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, आरएनए प्राइमर जोड़ दिया। अब आरएनए प्राइमर को हटाने की भी जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि यदि यहाँ पे आरएनए प्राइमर होगा, यहाँ पे आरएनए प्राइमर है, यहाँ पे आरएनए प्राइमर है, तो कुछ टाइम के बाद में डीएनए का एक स्ट्रैंड में देखेंगे तो कंप्लीट ही क्या मिलेगा अपन को, आरएनए। इसलिए टाइम टू टाइम डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट की हेल्प से आरएनए प्राइमर को हटाने की भी जरूरत होती है। तो जो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है वो आरएनए प्राइमर को हटाने का भी काम करता है। अब डीएनए रिपेयर, बेटा डीएनए रिपेयर का मतलब ये है कि जैसे डीएनए के 2 स्ट्रैंड बन रहे हैं, ठीक है, बाय चांस ये थाइमीन है, ये एडेनिन है, तो यहाँ पे ग्वानिन आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, थोड़ा सा मिसमैच। ठीक है, तो इसको रिपेयर करने की भी ज़रूरत होती है, और ये जो रिपेयरिंग करता है वो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट की हेल्प से किया जाता है, सेकंड भी करता है, लेकिन दोनों में से सेलेक्ट करना है तो कौन सा, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। साथ में ही जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम हेक्सोन्यूक्लिएज कौन, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, और वहीं 3 प्राइम टू 5 प्राइम हेक्सोन्यूक्लियोज तीनों एंजाइम की हेल्प से किया जाता है। इसी के साथ डीएनए लाइगेज एक तरीके से ग्लू स्टिक की तरह काम करता है, यानी कि 2 डीएनए स्ट्रैंड को आपस में जोड़ने का काम कौन करता है, डीएनए लाइगेज एंजाइम, और एक होती है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। बेटा जो सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन होती है वो, जैसे यहाँ पे अपने पास ये डीएनए है, ठीक है, इस डीएनए को यहाँ से ओपन किया और जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है इसको कहते हैं बेटा ORI साइट। अब आप यहीं से समझने की कोशिश करना, जिसमें डीएनए रेप्लिकेशन की जो फर्स्ट स्टेप होती है वो होती है एकुंडलन एन बाइंडिंग। ठीक है, एकुंडलन एन बाइंडिंग। बेटा जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें तो एक ही ORI साइट प्रेजेंट होती है, जबकि जो यूकैरियोटिक सेल होती है उसमें बहुत सारी ORI साइट देखने को मिलती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो यूकैरियोटिक सेल होती है उसमें जो डीएनए की लेंथ होती है, या फिर मैं बोलूँ कि बहुत लंबा डीएनए पाया जाता है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में छोटा डीएनए देखने को मिलता है, इसलिए वहाँ पे सिंगल ORI से ही काम चल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट हो रहा है उस साइट को कहते हैं बेटा ORI साइट, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे डीएनए हेलिकेज क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेगा। अब यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ दिया और यहाँ पे जो दोनों डीएनए के स्ट्रैंड है वो अलग हो चुके हैं। बेटा अब ये अलग हो चुके हैं, ये डीएनए हेलिकेज जैसे जैसे आगे जाएगा तो ये नाइट्रोजन बेस है वो पास आएंगे और फिर से हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड ना बनाए, ठीक है, यानी कि वापस से बाइंडिंग को रोकने के लिए यहाँ पे होती है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। जैसे ये नाइट्रोजन बॉन्ड है और इसको चारों तरफ से सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन घेर लेती है, जिसकी वजह से ये नाइट्रोजन बेस इस नाइट्रोजन बेस के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाता।
जैसे बेटा मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था कि ये डीएनए के दोनों स्ट्रैंड है, इन दोनों स्ट्रैंड को मैं एक साथ ओपन करूंगा तो आगे जाके एक सुपर कोइलिंग बन जाएगी, या फिर बोलूँ तो एक एथेन बन जाएगी। इस सुपर कोइलिंग बनने को टोफो आइसोमरेज के द्वारा रोका जाता है। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार से ये अपने पास डीएनए है, यहाँ पे रेप्लिकेशन की स्टार्टिंग हो चुकी है। इस स्टार्टिंग फेज को कहा जाता है अकुंडलन एंड बाइंडिंग। ठीक है बेटा, सेकेंड स्टेप की बात करें तो यहाँ पे डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अलग हो चुके हैं और यहाँ पे एक नए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन करेंगे। अब बेटा जो डीएनए का नया स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हमेशा 5 to 3 प्राइम की दिशा में होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले अपन आरएनए प्राइमर को जोड़ेंगे प्राइमेज एंजाइम की हेल्प से। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे प्राइमर जोड़ दिया तो यहाँ पे जो 3 प्राइम होता है ये फ्री फॉर्म में रहेगा और यहाँ पे फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी होता है। अब सेकेंड स्टेप में जैसे न्यूक्लियोटाइड आएंगे तो न्यूक्लियोटाइड हमेशा ट्राईफॉस्फेट की फॉर्म में आते हैं। जैसे यहाँ पे है ये एडोनिन शुगर और इससे 3 फॉस्फेट जुड़े होते हैं। ये 3 फॉस्फेट है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे ये जो न्यूक्लियोटाइड आए तो न्यूक्लियोटाइड के ये जो 2 फॉस्फेट है ये टूट जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों फॉस्फेट को बोला जाता है पायरोफॉस्फेट, जिसका यूज एनर्जी की फॉर्म में यूज कर लिया जाता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, यहाँ पे बाइंड हो गया, यहाँ पे जो फॉस्फेट है यहाँ पे जो फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसके साथ बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, ये बॉन्ड बन जाता है। नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड आएगा तो नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड का ये फॉस्फेट इस शुगर के साथ बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, जैसे यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं, ये डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, जैसे डीएनए का ये स्ट्रैंड है। ठीक है, इस स्ट्रैंड में मैंने क्या किया, इस तरीके से यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ दिया। ठीक है, तो यहाँ पे एक रेप्लिकेशन फॉर्क बन चुकी है। तो डीएनए रेप्लिकेशन द्विदिशीय होता है। द्विदिशीय का मतलब ये है कि जैसे यहाँ से मैंने हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ा हेलिकेज एंजाइम की हेल्प से, तो ये जो रेप्लिकेशन होगा इधर भी होगा और इधर भी होगा। ठीक है, तो अपन इस एक स्टेप को समझने की कोशिश करते हैं कुछ इस तरीके से ये। ठीक है, तो यहाँ पे देखें तो ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम। अब जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम की ओर होता है। अब यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट की हेल्प से जो आरएनए प्राइमर जोड़ा है इसको हटा लिया जाएगा। ठीक है, और ये जो डीएनए स्ट्रैंड बनता है इस स्ट्रैंड को कहते हैं बेटा लीडिंग स्ट्रैंड, और जिस स्ट्रैंड से बनता है उसको कहते हैं बेटा टेम्पलेट स्ट्रैंड। ये ओल्ड स्ट्रैंड होता है, यानी कि इसी स्ट्रैंड की हेल्प से जो नया वाला स्ट्रैंड बनता है उसको लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, या फिर बोले कंटिन्यूसली स्ट्रैंड। यानी कि ये एक तरीके से देखा जाए तो सतत श्रृंखला के रूप में नए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है बेटा, दूसरा इधर समझे तो जो डीएनए स्ट्रैंड होता है, जो नया डीएनए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हो रहा है वो छोटे छोटे स्ट्रैंड की फॉर्म में हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आरएनए प्राइमर जुड़ा, फिर उसके बाद में यहाँ तक हो गया, यहाँ पे आरएनए प्राइमर जुड़ा, यहाँ तक हो गया, यहाँ पे आरएनए प्राइमर जुड़ा, यहाँ तक। ऐसा क्यों? क्योंकि डीएनए को रेप्लिकेट करने के लिए हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और वो सेल के पास नहीं होती, इसलिए सेल अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद को रेप्लिकेट करने के लिए छोटे छोटे स्ट्रैंड के फॉर्म में डीएनए को रेप्लिकेट करती है, और डीएनए के छोटे छोटे खंडों को कहते हैं बेटा ओकाजाकी खंड। ठीक है बेटा, समझना दोबारा से, यहाँ पे जो डीएनए के नए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हो रहा है वो छोटे छोटे स्ट्रैंड की फॉर्म में हो रहा है। इन डीएनए के छोटे छोटे खंडों को ओकाजाकी खंड कहा जाता है। ठीक है बेटा, और जिस स्ट्रैंड से नए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हो रहा है उसे कहते हैं बेटा टेम्पलेट स्ट्रैंड, और नए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होता है उसे कहते हैं बेटा लैगिंग
स्ट्रैंड। अब ये याद रखना कि जो लीडिंग स्ट्रैंड होता है वो तो कैसा होता है, सतत, और जो लैगिंग स्ट्रैंड होता है वो कैसा होता है बेटा, असतत। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे डीएनए का ये स्ट्रैंड कंप्लीट बन चुका है, ठीक है, ये स्ट्रैंड बन चुका है, ये स्ट्रैंड बन चुका है। ठीक है, अब क्या करना है, आरएनए प्राइमर को हटाना है। अब आरएनए प्राइमर को हटा दिया डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट की हेल्प से, आरएनए प्राइमर को हटा दिया डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट की हेल्प से। ठीक है बेटा, अब डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट की हेल्प से जैसे ही आरएनए प्राइमर को हटाया जाता है तो यहाँ पे एक स्पेस बन जाता है। ठीक है, इस स्पेस को डीएनए के ही स्ट्रैंड से फुलफिल किया जाता है। इसलिए स्टार्टिंग में मैंने समझाया था कि जो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है ये छोटी श्रृंखलाओं का निर्माण भी करता है। ठीक है, तो इसी डीएनए पॉलीमरेज की हेल्प से डीएनए के छोटे स्ट्रैंड का फॉर्मेशन किया जाता है। ये फॉर्मेशन हो गया आरएनए प्राइमर को उठा के यहाँ पे, ये नए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे। अब क्या होता है कि बेटा जैसे डीएनए की ये छोटी श्रृंखला है, ये लंबी श्रृंखला है, इनके बीच में जो स्पेस है, इन स्पेस को यानी कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को आपस में जोड़ने का काम करता है डीएनए लाइगेज। इसलिए ही डीएनए लाइगेज को ग्लू स्टिक भी कहा जाता है। मतलब कि डीएनए के दोनों ही स्ट्रैंड को आपस में जोड़ने का काम कौन कर रहा है, डीएनए लाइगेज। ठीक है बेटा, तो यहां तक इस तरीके से डीएनए के दो नए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हो चुका है। और जो पुराने स्ट्रैंड है उसे तो ओल्ड स्ट्रैंड कहते हैं, ये न्यू स्ट्रैंड। ठीक है बेटा, यानी कि पुराने स्ट्रैंड से ही न्यू स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और पुराने वाले स्ट्रैंड को कहते हैं बेटा टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक है, अब डीएनए रेप्लिकेशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको रीड कर लेते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान एक रज्जु पर यानी कि सिंगल स्ट्रैंड पर संश्लेषण की प्रक्रिया सतत होगी, जिसे क्या कहते हैं बेटा, लीडिंग स्ट्रैंड। और जबकि दूसरे स्ट्रैंड पे बहुलीकीकरण यानी कि प्रक्रिया असतत होगी, जिसे लैगिंग स्ट्रैंड कहा जाता है। लीडिंग स्ट्रैंड पर बहुलीकीकरण डीएनए खंडों में संश्लेषित होते हैं। इन खंडों को ओकाजाकी खंड कहा जाता है। ठीक है, रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव मेथड और द्विदिशीय प्रक्रिया में होता है। जैसे ये है तो दोनों दिशा में ही डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। इकोलाई की बात करें तो जो सेल डिवीजन होता है उसका टाइम पीरियड होता है 20 मिनट, लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन की बात करें तो 18 मिनट। ठीक है, बहुलीकरण की औसत दर लगभग 200 बेस पेयर प्रति सेकंड होती है, अर्थात प्रतिकृतिकरण एक तेज व सटीक प्रक्रिया है। समझना बेटा कि यहाँ पे जैसे एक सेकंड में ही 200 बेस पेयर को जोड़ दिया जाता है, यानी कि एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, ये सब कुछ है। और ऐसे ही जो नाइट्रोजन बेस है वो एक सेकंड में 200 बेस जोड़ दिए जाते हैं। तो आप आइडिया लगाइए कि एक सेकंड में 200 बेस पेयर को जोड़ा जाता है, तो जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो कितनी तेज और कितनी राइट प्रोसेस होती है। डीएनए प्रतिकृतिकरण के बाद कोशिका विभाजन न होने से बहुगुणिता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जैसे बेटा ये सेल है, ठीक है, इस सेल को विभाजित होने से पहले क्या होता है कि डीएनए रेप्लिकेट तो हो जाता है, लेकिन यहाँ पे कोशिका विभाजित नहीं कर पाती। इसकी वजह से यहाँ पे बहुगुणिता पॉलीप्लॉइडी उत्पन्न हो जाती है। और आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। आज के लेक्चर में अपन ने कंप्लीट डीएनए रेप्लिकेशन की स्टडी की है। तो ये जो नोट्स है आप टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ से जाके टेलीग्राम जो ग्रुप है वो ज्वाइन करिए और कंप्लीट जो नोट्स की पीडीएफ है वहाँ पे मैं अवेलेबल करवा दूँगा। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे ऐसे ही लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू।